everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. आज की क्लास ट्रांसपोजोन से रिलेटेड है जो कि क्लास 2 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो इसमें हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स और उनके जो भी टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जंपिंग जीन्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, सेल्फिश डीएनए भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते क्या हैं। इन्हें जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अपनी लोकेशन चेंज करते हैं इन दी जीनोम बाय मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, दूसरी जगह चले जाते हैं, इसीलिए इन्हें मोबाइल डीएनए सीक्वेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल क्योंकि ये मूव करते हैं। सबसे पहले जो इनकी डिस्कवरी हुई थी वो बारबरा मैक्लिंटॉक ने करी थी और ये करी थी मेज़ के ऊपर। और मेज़ में लगभग 90% ऑफ द जीनोम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ही फॉर्म करते हैं। बट ह्यूमंस की बात करें तो अप टू 50% जो ह्यूमंस का जीनोम है उसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जिस प्रोसेस से ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो ये आपको याद रखना है। एंड जो मैंने आपको बताया कि इसे सेल्फिश डीएनए के नाम से भी जाना जाता है, सेल्फिश डीएनए। एंड जब भी ये डिफेक्टिव हो जाते हैं तो इन्हें हम जंक डीएनए बोलते हैं क्योंकि इनका फिर और कोई भी काम नहीं बचता, बट फिर भी ये डीएनए के सीक्वेंस जीनोम के सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं, तो ये जंक डीएनए के नाम से एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स है नेक्स्ट टॉपिक। तो टाइप्स जो ट्रांसपोजोन्स का है उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड ट्रांसपोजोन्स की आती है। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं क्लास 1 कैटेगरी में आते हैं, डीएनए ट्रांसपोजोन्स क्लास 2 कैटेगरी में आते हैं। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म करते हैं एंड डीएनए ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो डीएनए इंटरमीडिएट इसमें एग्जिस्ट करता है। मतलब इंटरमीडिएट क्या बोलोगे, डीएनए ही होता है जो कट और कॉपी होगा या फिर पेस्ट होगा किसी और लोकेशन पे। तो इसमें एलटीआर, नॉन एलटीआर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर डीएनए ट्रांसपोजोन्स की बात करोगे तो कट एंड पेस्ट वाले सबसे ज़्यादा कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये पिक्चर मैंने एक बुक से ली थी, उसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो उससे आप ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो बाकी सब भी तो पढ़ सकते हो। बट जनरली क्वेश्चंस इन कैटेगरीज से आते हैं जो आपको बता रही हूँ। तो नॉन एलटीआर में लाइंस और साइंस आते हैं, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइन और एएलयू सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं। कट एंड पेस्ट वाले में ACDS वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है जो मेज़ में एग्जिस्ट करता है, एक्टिवेटर डिसोसिएशन वाला। तो उनके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये थी जो मैंने आपको अभी बताया, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड ट्रांसपोजोन्स से रिलेटेड। अब अगली क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि है कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब किस मैकेनिज्म से वो ट्रांसपोजिशन शो कर रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट वाला जो होता है इसे हम रेप्लिकेटिव बोलते हैं क्योंकि ये एक जगह से कॉपी होकर दूसरी जगह पेस्ट हो रहा है, तो रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप को, अपनी कॉपीज बना रहा है। कट एंड पेस्ट वाला जो होता है इसे कंजर्वेटिव मैकेनिज्म बोला जाता है क्योंकि ये एक जगह था पहले, फिर वहाँ से कट होके दूसरी जगह पेस्ट हुआ है, बट नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज नहीं हो रही हैं, तो वो कंजर्व्ड हैं, इसीलिए कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन्स की कैटेगरी में ये आते हैं। तो आप यहाँ देख भी सकते हो कॉपी एंड पेस्ट में आपके पास LTRs एंड नॉन LTRs कैटेगरीज आती हैं। एंड इसमें आप देख सकते हो आपके पास डोनर डीएनए है जो एक्चुअली में कंट्रीब्यूट कर रहा है आगे जाके कॉपी एंड पेस्ट करने में। तो आप देख सकते हो जनरली LTR, नॉन LTR इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। एंड डोनर डीएनए सबसे पहले ट्रांसक्राइब होके आरएनए बनाता है एंड दिस आरएनए इज देन रिवर्स ट्रांसक्राइब टू फॉर्म डीएनए एंड फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाता है न्यू साइट पे। तो ये LTR वाले में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। नॉन LTR के केस में ये जो mRNA होता है इसका टारगेट प्राइम्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डायरेक्टली जो टारगेटेड साइट है उसके अकॉर्डिंग उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, पहले डीएनए नहीं बनेगा। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट तो हमने समझ लिया, अब कट एंड पेस्ट भी समझ लेते हैं। तो कट एंड पेस्ट सिंपल होता है, डीएनए का सीक्वेंस था, कट होगा और दूसरी जगह जो होगा वो पेस्ट हो जाएगा, यानी कंजर्व्ड रहेगा डीएनए। नेक्स्ट और जान लेते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन आती है जिसमें हम ऑटोनोमस, नॉन ऑटोनोमस कैटेगरीज कंसीडर करते हैं। तो ऑटोनोमस वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो ट्रांसपोजेज एंजाइम जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन को करने के लिए, वो ट्रांसपोजेज
जो एंजाइम है वो खुद बनाते हैं, मतलब वो उनके पास सारी चीज़ें होती हैं ट्रांसपोजिशन के लिए, तो वो ऑटोनॉमस है, खुद से काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। नॉन ऑटोनॉमस कैटेगरी में वो आते हैं जो ट्रांसपोजेज एंजाइम के लिए ऑटोनॉमस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी वो खुद से प्रोसेस नहीं कर सकते, उन्हें ट्रांसपोजेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है और तभी जाके पूरी ट्रांसपोजिशन प्रोसेस हो पाएगी। तो वो नॉन ऑटोनॉमस होते हैं, इनके पास जनरली टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स एग्जिस्ट करती हैं और वो रिपीट्स जो होती हैं वो इन्हें बेसिकली हेल्प करती हैं उस ट्रांसपोजेज से बाइंड करने के लिए, जो पूरी प्रोसेस कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। तो आप इसे यहाँ पे देख भी सकते हो, तो आपके पास ट्रांसपोजेज कोडिंग जीन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये एंजाइम बनाएगी और वो एंजाइम फिर एक्सीजन में हेल्प करेगा, एक्सीजन और इंटीग्रेशन में। तो आप देख सकते हो ऑटोनॉमस एलिमेंट ने खुद से ही ये पूरी चीज़ बनाई थी, क्योंकि उसके पास वो रीजन है जो एंजाइम बनाएगा। बट जो नॉन ऑटोनॉमस होते हैं उनके पास वो रीजन एग्जिस्ट नहीं करता या फिर ट्रंकेटेड होता है, यानी छोटा होता है, जिसकी वजह से वो खुद से ट्रांसपोजेज एंजाइम नहीं बना सकते, तो वो उस ट्रांसपोजेज एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो कि ऑटोनॉमस एलिमेंट्स बनाते हैं, और तब जाके एक्साइज और इंटीग्रेट करेंगे जो भी डीएनए का सीक्वेंस होगा। तो ये एक और क्लासिफिकेशन थी जो मैंने आपको बताई, ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस वाली कैटेगरीज, तो ये आपको यहाँ याद रखनी है। अब जान लेते हैं बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यूकैरियोट्स और बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स में काफ़ी डिफरेंसेस भी होते हैं, तो वो भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे कॉमन जो होता है उसे हम इंसर्शन सीक्वेंसेस बोलते हैं या फिर आईएन नाम से इन्हें जाना जाता है। अब ये जो इंसर्शन सीक्वेंसेस होते हैं ये किस तरीके से दिखते हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हो, इनके पास होस्ट डीएनए होता है, तो आप देख सकते हो ये होस्ट डीएनए है, डीएनए का सीक्वेंस होस्ट का, और बीच में ये इंसर्शन सीक्वेंस उसके एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो इंसर्शन सीक्वेंस जो बीच में एग्जिस्ट कर रहा है इसके पास इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं। इन्वर्टेड रिपीट्स मतलब एक दूसरे को फेस करती हैं, वो रिपीट्स इस डायरेक्शन में होती हैं, एंड बीच में ORF रीजन्स होते हैं। ये ORF रीजन जो होते हैं ये प्रोटीन कोडिंग होते हैं, प्रोटीन कोडिंग, ये प्रोटीन बनाते हैं जो कि एंजाइम वगैरह बनाएगा या फिर कुछ और चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं ट्रांसपोजिशन के लिए वो बनाएगा। देन वी हैव प्रमोटर सीक्वेंस एज वेल। जनरली जो ये इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं ये अराउंड 50 बेस पेयर की होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और जो ये ORF वाला रीजन है ये जनरली 1 to 2 kb जितना लंबा होता है, तो वो आपको यहाँ पता होना चाहिए। एंड इसके साइड में ना यहाँ पे डायरेक्ट रिपीट्स भी होती हैं जो इस पिक्चर में मेंशन नहीं था, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इन्हें डायरेक्ट रिपीट्स बोलते हैं। तो कुछ डायरेक्ट रिपीट्स होंगी और कुछ इन्वर्टेड रिपीट्स होंगी। तो डायरेक्ट रिपीट्स पहले होंगी, मतलब वो एक ही डायरेक्शन फेस कर रही होती हैं, जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में रीड हो रही है तो ये भी इसी डायरेक्शन में रीड होगी। तो डायरेक्ट रिपीट्स, देन इन्वर्टेड रिपीट्स एंड देन ORF का सीक्वेंस जो कि प्रोटीन कोडिंग है, ठीक है। तो ये इंसर्शन सीक्वेंस से रिलेटेड आ गई बात। अब जान लेते हैं एक और कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स के बारे में जिन्हें कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स बोला जाता है। अब ये जो कंपोजिट होते हैं ना ये लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू IS एलिमेंट्स या इंसर्शन सीक्वेंसेस, लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू IS। याद रखने वाली चीज़ है ये, क्योंकि इसके पास 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जनरली 2 ही होते हैं, तो 2 इंसर्शन सीक्वेंसेस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो 2 इंसर्शन सीक्वेंसेस हैं जो हमने अभी सीक्वेंसेस पीछे देखे, वैसे 2 एग्जिस्ट करते हैं, साइड में होस्ट DNA जो होगा वो होगा, और फिर उसके बाद जो बीच में होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला रीजन होता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ देख सकते हो इस वाली पिक्चर में इन्होंने डायरेक्ट रिपीट बनाए हुए हैं, एंड फिर इन्वर्टेड रिपीट होंगे साइड में, और बीच में ट्रांसपोजेज कोडिंग जीन जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बीच में यहाँ पे होगी। यहाँ पे ट्रांसपोजेज कोडिंग जीन तो होती है, बट उसके अलावा दूसरी जीन्स भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे कि इंसर्शन सीक्वेंसेस में बताया था कि 2 आपके पास ORF हैं, ठीक है। वैसे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से वाले इंसर्शन सीक्वेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया।
यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल आते हैं वो TN9 आता है, जिसमें क्लोरम फेनिकॉल की रेजिस्टेंस होती है, क्लोरम फेनिकॉल, ठीक है। और दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा कॉमन है वो TN10 है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस होती है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको शेयर करे, आपको बताए कंपोजिट ट्रांसपोजोन से रिलेटेड, ठीक है। तो बीच में ये दोनों जो होंगे वो एक जैसे ही दिखेंगे, बस बीच में जो रेजिस्टेंट जीन है वो वैरी करती है, या तो क्लोरमफेनिकॉल होगी या फिर टेट्रासाइक्लिन की होगी, जैसे कि आपको बताया। अब नेक्स्ट साइड मूव करते हैं, तो नेक्स्ट यानी थर्ड टाइप के जो बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स होते हैं उसमें नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स आते हैं। नॉन कंपोजिट का मतलब क्या होता है, इनके पास जनरली शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। सबसे कॉमन फीचर इनका जो होता है वो ये होता है, शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स, मतलब यहाँ इन्वर्टेड रिपीट्स होंगी बट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, लंबी नहीं होती, जैसे कि इंसर्शन सीक्वेंसेस में आपको देखने को मिल रही थी। कॉमन एग्जांपल TN3 है यहाँ, इसके अलावा एक और होता है जिसे TN21 बोलते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए आपको एग्जांपल्स याद रखने होंगे। आप देख सकते हो इसके पास इन्वर्टेड रिपीट्स हैं लेफ्ट एंड राइट, देन ट्रांसपोजेज कोडिंग जीन है, अदर जीन्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं जैसे रिजोल्वेज या फिर बीटा लैक्टमेज कोडिंग जीन्स जो आपको यहाँ मेंशन की गई हैं। ये कॉमन है इन TN3, TN21 का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। और इसका साइज़ भी देख सकते हो, लगभग 5 KB जितना साइज़ जो है नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बात थी प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स या फिर बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स से रिलेटेड। अब जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स कैसे होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इनमें सबसे पहले वाले जो होते हैं वो आते हैं P एलिमेंट, जो कि ड्रोसोफिला में डिस्कवर किए गए थे। अब यहाँ पे याद रखना कि यूकैरियोट्स के केस में जो 10% जीनोम होता है, जनरली 10% या उससे ज़्यादा परसेंटेज का जीनोम, वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जनरली यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स के बारे में बात की जा रही है, P एलिमेंट के स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज वेरी कर सकती है, बट जनरली लोएस्ट जो होता है वो 10%। तो 10% ट्रांसपोजोन्स तो यूकैरियोट्स में होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ पे P एलिमेंट से रिलेटेड है, वो चीज़ जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसे बोला जाता है कि यहाँ पे RNA इंटरमीडिएट नहीं होता, ठीक है। RNA इंटरमीडिएट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑल्दो बोला जाता है कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं दे आर मोर कॉमन इन यूकैरियोट्स, मोर कॉमन। फिर से वही वाली बात कि ये स्पेसिफिकली ड्रोसोफिला से रिलेटेड नहीं है, बट ये यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स से रिलेटेड है कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स ज़्यादा कॉमन होते हैं यूकैरियोट्स के जीनोम में, ऑल्दो ड्रोसोफिला में नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे RNA इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम हाइब्रिड डिसजेनेसिस बोलते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस, ठीक है। अब ये होता क्या है तो वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे RNA इंटरमीडिएट नहीं होगा, बट यहाँ पे एक टाइप की क्रॉस होती है जिसमें कि आपके पास M स्ट्रेन है, P स्ट्रेन है, ठीक है। मतलब P स्ट्रेन वो वाली ड्रोसोफिला होंगी जिनके पास P एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर फीमेल में P एलिमेंट नहीं है बट मेल में है, तो उस केस में आपके पास गोनाडल एट्रोपी जो है वो देखने को मिलेगी इन दी ड्रोसोफिला जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगी। यानी इसमें आपके पास हाइब्रिड डिसजेनेसिस यानी डिसजेनिक क्रॉस ये है, यहाँ पे हाइब्रिड डिसजेनेसिस देखने को मिल रहा है। तो यानी जब मेल के अंदर P एलिमेंट हैं बट फीमेल के अंदर नहीं है, तो उस केस में जो ड्रोसोफिला बनेगी नेक्स्ट जनरेशन में वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। नॉन डिसजेनिक क्रॉस तब होती है जब मदर के अंदर P एलिमेंट है।
तो यानी इस केस में नॉर्मल गोनैड्स जो हैं वो प्रोजेनी में बनेंगे, F1 प्रोजेनी में, इस वजह से वो नॉर्मल होंगे, आगे जाके सर्वाइव भी करेंगे। बट डिसजेनिक क्रॉस में आपको याद रखना है कब होती है, जब मेल में P एलिमेंट है, फीमेल में नहीं। तो ये वाली चीज़ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरी क्रॉस से रिलेटेड या इन पूरे P एलिमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी ये हाइब्रिड डिसजेनेसिस होता है ना, इसमें आपको याद रखना है कि क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेरिलिटी होती है। तो हाई टेम्परेचर के केस में या जो भी टेम्परेचर बताया जाता है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करेगा ड्रोसोफिला में, बट जो टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेरिलिटी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये स्टेराइल होते हैं जो F1 प्रोजेनी है। इसके अलावा इनमें म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, एलिवेटेड म्यूटेशन रेट आपको देखने को मिलते हैं, एंड क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट और रिकॉम्बिनेशन वगैरह भी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाते एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स एज सच। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है नेक्स्ट वाले यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स की, जिन्हें हम कंट्रोलिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। कंट्रोलिंग एलिमेंट्स जो हैं मेज़ में डिस्कवर किए गए थे, ये बारबरा मैक्लिंटॉक ने किए थे। सबसे पहले जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट डिस्कवर्ड थे वो यही थे। एंड ये जो हैं ये बेसिकली ये जो भी कलरेशन, जो ग्रेडियंट कलर का आपको देखने को मिलता है मेज़ की स्पीशीज़ में, वो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स की वजह से ही होता है, यानी ट्रांसपोजोन्स की वजह से ही होता है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो ACDS एलिमेंट का आता है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्टिवेटर एंड डिसोसिएशन जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं जो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं इन द केस ऑफ मेज। AC एक्टिवेटर जो होता है, इनके पास ट्रांसपोजेज एलिमेंट होता है, ये ट्रांसपोजेज कोड कर सकते हैं। बट जो DS एलिमेंट होते हैं डिसोसिएशन वाले, इनके पास नॉन फंक्शनल ट्रांसपोजेज एलिमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे डिलीशन होती है। तो ये ट्रांसपोजेज नहीं बना पाते, बट AC वाले एलिमेंट्स बना सकते हैं। इसीलिए AC जब ऑलरेडी अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो सारी चीज़ कर सकता है, सारा ट्रांसपोजिशन प्रोसेस कर सकता है। बट DS एलिमेंट अकेला नहीं कर सकता, उसे AC चाहिए साथ में। ठीक है, तो DS एलिमेंट जो होगा उसे AC एलिमेंट चाहिए ताकि वो ट्रांसपोजेज बनाए और फिर वो ट्रांसपोजेज DS एलिमेंट यूज़ कर सके। तो ये कंट्रोलिंग एलिमेंट्स में आपको याद रखना है, जिसकी वजह से अगर ये अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करेंगे जीनोम में तो अलग अलग कलर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आपको यहाँ याद रखना है कि कौन सा ऑटोनोमस है और कौन सा नॉन ऑटोनोमस है। तो आप देख सकते हो ये नॉन ऑटोनोमस है और ये वाला ऑटोनोमस कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं, नेक्स्ट टाइप के जो होते हैं उन्हें हम रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, तो LTR, नॉन LTR जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप यहाँ देख सकते हो। मैं सिर्फ मेजर फीचर्स आपको बताऊंगी क्योंकि वो हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो जैसे बोला था बुक का PDF अटैच्ड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो ट्रांसक्रिप्शन होगा DNA का, जो RNA है वो फॉर्म होगा RNA पॉलीमरेज की मदद से, और फिर उससे cDNA बनेगा क्योंकि ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, और वो cDNA फिर आगे जाके इंटीग्रेज एंजाइम्स की हेल्प से इंटीग्रेट होगा। दिस इज़ द होल प्रोसेस जो अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी। नॉन LTR जो होते हैं उनके अंदर भी यही चीज़ होती है, cDNA बनता है और फिर जाके वो आगे जाके अटैच होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली, इसमें वेरिएशन है, इसमें कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमिंग एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक साथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो एक साथ नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो LTR नॉन LTR में आते हैं। बट कुछ एडिशनल मैं आपको बता देती हूँ। LTR वाले जो होते हैं वो वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, एंड ये जनरली इनके पास लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होती हैं, इसीलिए इन्हें LTR बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। बट जो नॉन LTRs होते हैं ये नॉन वायरल होते हैं, नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, एंड इनके पास LTR नहीं होती, यानी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट नहीं होती है, इसीलिए इन्हें नॉन LTR बोला जाता है। इनके पास AT रिच एक स्ट्रेच होता है एक एंड पे, तो एक जगह पे किसी साइड पे, या तो इस साइड या दूसरी साइड, एक आपके पास AT स्ट्रेच जो है वो देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे भी बताया हुआ है। तो AT स्ट्रेच जो है यहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है।
एग्जाम्पल LTR में एग्जाम्पल जो आता है TY आता है, ये पीछे भी मेंशन थे, एंड एक कोपिया आता है। और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो नॉन LTR वाले हैं, इसमें L1 एंड B1 ये कैटेगरीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट बारी आती है LTR और नॉन LTR से रिलेटेड लाइंस और साइंस की, यानी लाइंस और साइंस में क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ, लाइंस जो होते हैं ये ऑटोनोमस होते हैं, ऑटोनोमस कैटेगरी में आते हैं, मतलब खुद से काम कर सकते हैं। एंड ये रेट्रो ट्रांसपोजिशनली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन नहीं शो कर रहे, ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजोन शो करते हैं। ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं तो ये रेट्रो ट्रांसपोजिशन शो करेंगे, तो वो शो कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। एंड मोस्ट कॉमन जो होता है, जो ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसमें आती है L1 फैमिली, L1 लाइन्स की फैमिली, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। साइंस जो होते हैं इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, बट पहले मैं आपको लाइंस में थोड़ी और चीज़ें इसमें L1 एलिमेंट से रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। ये जनरली 6 kb के होते हैं लेंथ में, 6 kb जितनी इनकी लेंथ होती है। एंड ये ज़्यादातर सेक्स क्रोमोजोम्स में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। L1 लाइन्स सेक्स क्रोमोजोम्स में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये कितना परसेंटेज जीनोम का बनाते हैं, तो बोला जाता है 17% ऑफ द ह्यूमन जीनोम आर मेड अप ऑफ L1 लाइन्स। इनके पास शॉर्ट टर्मिनल रिपीट्स होती हैं। बेसिकली वो जो टर्मिनल रिपीट्स होती हैं ना, वो डायरेक्ट होती हैं, तो शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट्स भी आप इन्हें बोल सकते हो। एंड इसमें भी ORF1 और ORF2 दो ORF एग्जिस्ट करते हैं जनरली, ORF1 ORF2। ORF1 जो होता है ये जनरली RNA बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, क्योंकि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं, RNA बनेगा तो RNA से बाइंड करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए। एंड ORF2 जो होता है ये एंडोन्यूक्लियस बनाता है, ताकि कट कर सकें DNA को, RNA को स्पेसिफिक साइट्स पे। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी यही बनाता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम इम्पॉर्टेंट है वो ORF2 बनाता है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का बताया, L1 का। L1 के अंदर ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ याद रखना है। अब जान लेते हैं दूसरी चीज़ से रिलेटेड, यानी साइंस से रिलेटेड। तो ये जो थे जनरली लंबे होते हैं, लाइंस जो होते हैं ना वो थोड़े लंबे होते हैं, इसीलिए लॉन्ग से यहाँ पे L आया है। साइंस जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, इनके पास जो लेंथ होती है वो ज़्यादातर 100 से 40 या 40 से 100 140 इतनी बेस पेयर जितनी लेंथ जो है वो आपको देखने को मिलती है। एंड क्योंकि लाइंस ऑटोनॉमस थे, जो साइंस होंगे वो नॉन ऑटोनॉमस कैटेगरी में आते हैं, नॉन ऑटोनॉमस कैटेगरी में आते हैं। एंड ये जो होते हैं ये नॉन ऑटोनॉमस हैं, यानी खुद से ट्रांसपोजेज नहीं बना सकते, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइंस फॉर देयर रेट्रो ट्रांसपोजिशन, ठीक है। एंड कौन बनाता है, RNA पॉलीमरेज 3 होता है, जो कि यहाँ पे RNA बनाने में हेल्प करेगा, और वो RNA फिर आगे जाके cDNA वगैरह में कन्वर्ट होगा। जो साइंस होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो आता है वो ALU एलिमेंट्स जो होते हैं वो आते हैं। ALU1 सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ये थोड़ा लंबा होता है, मतलब जनरली साइंस 100 से 140 होते हैं, बट ये जो होता है ये 300 के आसपास होता है, तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो वेरिएशन शो कर सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास लाइंस और साइंस में एक और एग्जाम्पल आता है जिसे B1 भी बोलते हैं, तो आपने पीछे देखा होगा B1 भी एग्जाम्पल दिया था, बट दिस इज़ कॉमन इन माउस। तो माउस में आपके पास B1 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये सीरीज़ ज़रूर देखना। और आपको अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ अपनी ये जो भी वीडियोस हैं ये दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।